ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के मकर के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। क्या रहेगा ग्रहों का हाल मकर के लिए 2025 के शुरुआती 3 महीनों में, ग्रहों की स्थिति कैसे बदलेगी, उनका परस्पर संबंध कैसे बदलेगा, किन भावों में जाएंगे, क्या ऊर्जा होगी। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक आते हैं। मासिक में जहां मैं जीवन के सारे प्रमुख एरियाज को कवर करता हूं, साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। बड़े ग्रहों के गोचर स्थिति पर भी वीडियोस मेरे चैनल पे आते ही रहते हैं, लेकिन त्रिमासिक राशिफल अति विशेष होता है, क्योंकि जो व्यक्ति ये जानता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, ज्योतिष कोई चुटकी बजाकर जीवन को बदलने की कला नहीं है, बल्कि ज्योतिष एक विद्या है जिससे मार्गदर्शन लिया जा सकता है। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो एक संभावना बताती है कि आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है, ग्रहों की ऊर्जा किस डायरेक्शन आपको लेके जाएगी। ऐसे व्यक्ति के लिए जो त्रिमासिक राशिफल है बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो अपने कर्मों को ग्रहों की स्थिति के अनुसार थोड़ा सा एक सिंक्रनी में, एक हार्मनी में कर अगर करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। क्या अच्छा होगा उसका लाभ उठाएगा, क्या बुरा होगा उससे बचा जा सकता है। और यकीन मानिए जो त्रिमासिक राशिफल है, जो 90 दिन का कालखंड है, इसमें बहुत कुछ बदल रहा है। अगर कुछ मैं हिंट ही दूं तो हाइलाइट्स की ही बात करूं तो शुक्र शनि की जोड़ी जनवरी में बनेगी, जो बहुत अच्छी होगी आपके लिए। शुक्र उच्च के हो जाएंगे जनवरी के ही महीने में, मंगल पतित हो जाएंगे जनवरी के महीने में। फरवरी आएगा तो गुरु मार्गी दिखेंगे और फरवरी के अंत में मंगल भी मार्गी हो जाएंगे, वहीं बुध नीच के हो जाएंगे। और मार्च का महीना तो ऐसा है जो जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि मार्च में 2 ग्रहण लग रहे हैं, एक सूर्य एक चंद्र ग्रहण। पहला चंद्र लगेगा फिर सूर्य लगेगा। और जहाँ पे ग्रहण की हमने बात करी है वहीं पे बुध नीच भंग राजयोग बनाएंगे और 6 ग्रह आपके तीसरे घर में आएंगे और शनि का परिवर्तन भी मार्च के अंत में हो जाएगा। तो बहुत कुछ घटेगा मार्च के महीने में। और ये 3 महीने का जो समय है, ये आपके जीवन को एक नया रास्ता, एक नई राह दिखा कर जाएगा। इन सभी चीज़ों की विवेचना करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कि आप बोले कि मेरी लग्न राशि मकर है बनाइए, चंद्र राशि मकर है तो अलग बनाइए, नहीं हो सकता। ये भी पूछते हैं किस पे आधारित है, मैं बताता हूँ हर बार कि अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से आपको रिलेट करता है, अगर आपकी लग्न राशि मकर है देख सकते हैं, चंद्र राशि मकर है देख सकते हैं। कोई बोलेगा उठ के मेरा जोडियक है मकर तो अलग बनाइए, नहीं हो सकता। तो जहाँ से आपको रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मेरा मत क्या है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। 7.5 आदि जो है वो चंद्र राशि देखिए, बाकी अगर लग्न राशि देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा मत है। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे बहुत बदलाव होंगे, लेकिन संवेदनशीलता थोड़ी मंगल के कारण आ सकती है, क्योंकि वो पतित हो जाएंगे, पिछली राशि में गिर जाएंगे। दिसंबर के महीने में एक गोचर हुआ था। जब मैंने लास्ट टाइम त्रिमासिक राशिफल बताया तब भी मैंने कहा था कि शुक्र का गोचर साल के अंत में होगा, लेकिन उसका प्रभाव अगले महीने से ज़्यादा दिखेगा। तो वहीं से शुरू करते हैं। शुक्र दिसंबर के अंत में आपके धन स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे और आपके लग्नेश के साथ उनकी युति हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी एक जोड़ी है। शनि शुक्र आपस में मैत्रिक संबंध रखते हैं, एक दूसरे के लग्नों के लिए योग कारक है। जैसे मकर और कुंभ के लिए शुक्र योग कारक है, वहीं वृषभ और तुला के लिए शनि योग कारक है। तो ये भी बहुत विशेष चीज़ होती है। तो सबसे पहली बात तो है कि धन स्थान में शनि ऑलरेडी थे और वहाँ पर आपके शुक्र आ गए जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। ये अपने आप में बहुत पूर्ण और बहुत संपूर्ण धन योग बना रहा है। शुक्र आपके अर्थ त्रिकोण यानी कि 10वें घर के स्वामी भी हैं और अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं। करियर में पैसे की बढ़ोतरी यहाँ से दिख रही है, धन बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेंगे। कुटुंब भाव है
चौथे से 11वां है, यहाँ पे शनि शुक्र की जोड़ी, घर में ही पैसा आता हुआ दिख रहा है, यानी कि साल की शुरुआत ही धन से होगी, धन के आगमन से होगी, धन के संचय से होगी, इन्वेस्टमेंट से होगी और धन के लाभ से होगी। बहुत अच्छा है। और नहीं भूलना चाहिए शुक्र आपके योग कारक है, तो योग कारक ग्रह का दूसरे घर में आना यानी कि धन संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं, करियर में कुछ बाधाएं आ रही थी तो वो दूर हो सकती हैं, धन कमाने के नए मौके मिल सकते हैं। योग कारक लग्नेश और धनेश यानी कि शनि के साथ है, यानी कि जीवन को गति, जीवन को लय, जीवन को स्पीड, तीव्रता, इंटेंसिटी सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये शनि शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी है, लाभ उठाइएगा। पंचमेश यहाँ पे लग्नेश के साथ बैठे हैं और ये पंचम से 10वां भाव है। स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे दोनों का आना बहुत अच्छा है। शुक्र का दूसरे घर में आना क्योंकि वो सप्तम से अष्टम भाव है और योग कारक होने के नाते कभी कभी बिजनेस की शुरुआत भी करवाता है। तो अगर आप में से कोई लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वर्ष के शुरुआत में ही योग अच्छा बन रहा है। वाणी संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वाणी में एक प्रभाव दिखेगा, वाणी में एक आकर्षण दिखेगा। शुक्र आकर्षण है, जिसके शुक्र अच्छे होते हैं उनके अंदर एक नेचुरल आकर्षण होता है। मैं ये लुक्स की बात नहीं कर रहा, लुक वाइज तो और भी बहुत चीज़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं भले ही मे बी वो उतने ग्लैमरस ना दिखे, मे बी वो उतने ब्यूटीफुल या हैंडसम ना दिखें या बहुत ग्लोरीफाई लुक ना हो, लेकिन उनके अंदर आकर्षण होता है। तो ये शुक्र का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे आपके वाणी में शुक्र का प्रभाव आ जाएगा तो आकर्षण हो जाएगी। तो वाणी संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, वाणी से सफलता मिलेगी, वाणी के प्रभाव से सफलता मिलेगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा जितना उठा सकते हैं। खर्चे थोड़े बढ़ते ही हैं, अगर शुक्र दूसरे घर में आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा खर्चीला, और लग्नेश के साथ भी बैठे हैं ना। बस ये है कि योग कारक ग्रह है तो विशेषता यही है कि आपके धन के कई विलंबित कार्य यहाँ पे साल के शुरुआत में ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मंगल चौथे घर 7वें घर में ही बने रहेंगे, नीच के है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिसंबर से ही चल रही होगी, बल्कि अक्टूबर से, और वो आगे ही बढ़ेगी और मंगल पतित हो जाएंगे, लेकिन तब तक 21 तारीख तक तो प्रभाव रहेगा। वक्री गुरु की दृष्टि लग्न पर बनी रहेगी इस महीने, थोड़ा सा विलंब रहेगा कई कार्यों में, लेकिन यह है कि क्योंकि गुरु आपके तीसरे घर के स्वामी है तो जैसे जैसे अब वो मार्गी अवस्था की तरफ जाएंगे, फेब में मार्गी हो जाएंगे, हिम्मत भी आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। साल का जो पहला गोचर होगा वो बुध का होगा और वो 12वें घर में सूर्य का साथ देंगे। 4 तारीख को आपके 12वें घर में आ जाएंगे। एक तो बुध यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं क्योंकि 6ठे घर के स्वामी 8वें घर में, और 12वें घर के बुध जहाँ कुछ चीज़ों के लिए बुरे भी होते हैं, लीगल केसेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। शास्त्र कहते हैं 12वें घर के बुध को कौन हरा सकता है। मेनली आज के टाइम में कहें तो लीगल केसेस में सफलता, और सूर्य के साथ भी है तो दिख रहा है कि आप दोनों मिलकर 6ठे घर को देख रहे हैं, लीगल चीज़ों का भाव। कोई लीगल केस अगर आपके अटक रहे थे उस पर पूर्णता मिल सकती है। 6ठा भाव कंपटीशन का होता है, तो ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं और अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आपका कोई इंटरव्यू है उसमें आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे केवल बुध नहीं, यहाँ पे सूर्य भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो 2 विपरीत राजयोग बनाते हुए ग्रह जीवन में अटके हुए कार्य पूर्ण करते हैं, धन का लाभ दिलाते हैं, अचानक से नई अवस्थाएं, अचानक से नई संभावनाएं खोलते हैं, और दोनों मिलकर 6ठे भाव को देख रहे हैं। आपके अंदर जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की जो क्षमता, हिम्मत, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सब कुछ अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे, कार्य क्षेत्र में लोगों को एक प्रकार से अपने अंडर कर पाएंगे। बस ध्यान ये देना है, सूर्य 12वें घर में, और सूर्य 12वें घर में इम्यूनिटी कम करते हैं, और सूर्य क्या है 8वें घर के स्वामी, बुध क्या है 6ठे घर के स्वामी, बैठे हैं 12वें घर में। तो ये 6, 8, 12 का कनेक्शन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और अचानक खर्चे बढ़ाता है। सेहत के हिसाब से आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, नेत्र विकार और पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये तंग करना शुरू हो जाएगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 14 तारीख को, और सूर्य आपके लग्न में ही आकर स्थित हो जाएंगे। अब शनि का लग्न है उसके लिए सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। दोनों जो लग्न है अगर हम देखें सूर्य के या शनि के, उनके लिए सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देते।
वही सूर्य के लगने के लिए सिंह के लिए शनि अच्छा प्रभाव नहीं देते। दोनों पिता पुत्र है, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन बहुत अच्छा संबंध नहीं है। दूसरा, सूर्य अष्टमेश है, तो सूर्य का ये जो गोचर है ना 14 तारीख के बाद अचानक से अनिश्चितता ला सकता है। यहाँ पे सूर्य मंगल समसप्तक रहेंगे कुछ दिनों के लिए, फिर मंगल हट जाएंगे, समसप्तक तो हट जाएगा लेकिन मंगल का दृष्टि रहेगा। बहुत गुस्सा, अनिश्चितता, इम्पल्सिवनेस, घर के बड़ों से लड़ाई झगड़े, अचानक से गलत इन्वेस्टमेंट्स, ये सब हो सकता है। मैरिड लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मंगल तो है ही यहाँ पर, ऊपर से यहाँ पे सूर्य की दृष्टि भी आ गई, तो अचानक से बैर, अचानक से लड़ाई झगड़े, इवन सेपरेशन तक की उसकी एटलीस्ट बातें स्टार्ट हो सकती है। सूर्य अष्टम के स्वामी है, अनिश्चितता देते हैं, तो अष्टम के स्वामी जब सप्तम को देखेंगे, ऑलरेडी मंगल दोष बन रहा है, यानी कि मैरिड लाइफ में अनिश्चितता। बिजनेस में पैसा आएगा लेकिन कुछ गलत जगह पे पैसा डालने से नुकसान भी हो सकता है और कुछ गलतियां भी बिजनेस में हो सकती है। यहाँ पे कार्य क्षेत्र में कभी कभी प्रमोशंस के योग बन जाते हैं क्योंकि 10वें से लाभ के स्वामी लग्न में आकर 10वें से सप्तम को देखेंगे, जहाँ पर ऑलरेडी लाभेश बैठे हैं, भले ही वक्री हैं, नीच के हैं। तो ये हो सकता है सूर्य का अच्छा प्रभाव कि आपको प्रमोशन मिल सकती है। जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा समय है, लेकिन जो बिजनेस करते हैं, क्योंकि नीच के मंगल है और सूर्य का प्रभाव, सरकारी बाधाएं, नोटिस, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो गई, जीएसटी का नोटिस आ गया, टैक्स का नोटिस आ गया, या लाइसेंस में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई प्रॉब्लम और प्रकार की आ गई, अथॉरिटीज से प्रॉब्लम आ गई, एमसीडी या जो भी आपका म्यूनसिपैलिटी आती है वहाँ से कोई इशू आ गया, किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी, ये सारी इश्यूज आपको बिजनेस में झेलने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि आपके लग्न पर और सूर्य पर गुरु, मंगल और केतु की दृष्टि, और ये तीनों ही जो ग्रह है ना ये वक्री अवस्था के हैं और सूर्य अष्टमेश है। एक अच्छा प्रभाव होगा कि क्योंकि मंगल की दृष्टि है जो लाभेश हैं और यहाँ पर गुरु की दृष्टि है जो धन के प्रथम या प्रमुख कारक हैं। हो सकता है कोई अटका हुआ धन आ जाए या फिर कोई बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो जाए, लेकिन ये जो सूर्य का गोचर है मकर के लिए, अब कहने को तो यहाँ से सूर्य बली होते हैं, लेकिन सूर्य आपके जब शत्रु है, शत्रु बली होता है, तो क्योंकि ये उत्तरायण स्टार्ट हो जाता है, ये मकर संक्रांति का दिन होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये मकर संक्रांति है, इस दिन सूर्य का गोचर होता है। जो लोग जोडियाक मानते हैं ना, जो वेस्टर्न में फॉलो होता है कि 21 से 21, उनको ये भी समझना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं। सूर्य, हर कोई मानता है कि भारतीय पंचांग ही श्रेष्ठ है, एफिमेरिज में भी यही होता है। सूर्य कहाँ गोचर करते हैं? 14 तारीख को, और वहाँ पे वो 21 से 21 लेके चलते हैं। ठीक है, जिसको मानना है माने। तो सूर्य का लग्न पर प्रभाव यहाँ पर आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा अनिश्चितता लेकर आता है। सेहत पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इंडिकेट कर ही चुका हूँ, पहले भी 6-8-12 का प्रभाव था। अब लग्न में अष्टमेश है, अचानक से सेहत बिगड़ सकती है, क्रॉनिक डिजीज तंग कर सकती है, पुराने रोग आपको तंग करेंगे। इसके बाद 21 जनवरी को एक बहुत विशेष चीज़ होगी, मंगल का पतित होना। मंगल पिछली राशि में गिर जाएंगे। राहु और केतु को छोड़कर सारे ग्रह आगे की ओर बढ़ते हैं। राहु जैसे अगला जो गोचर होगा उनका यहाँ पे होगा, लेकिन कोई और जो ग्रह होता है जैसे केतु है, उनका अगला गोचर अष्टम में होगा। ये मई की बात है, लेकिन बाकी दिखाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन बाकी ग्रह अधिकतम, जैसे सूर्य है वो आगे जाएंगे, शनि आगे जाएंगे, शुक्र आगे जाएंगे, गुरु आगे आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्रह वक्र अवस्था में होता है तो पिछली राशि में गिर जाता है। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा, लेकिन कई लोग नए भी जोड़ते हैं। 0 से 30 डिग्री होती है एक राशि में, या 30 डिग्री होती है मान के चले एक राशि में। तो अगर ग्रह लेट्स से कि एक राशि के 5 डिग्री पर, या जो भी उसका 0 से 360 में बनता है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो कभी कभी वो पिछली राशि में गिर जाता है पीछे जाते हुए। इसको पतित होना कहते हैं। पतित ग्रह का कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों प्रभाव होता है। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं, मंगल की बात करें, छठे घर में मंगल और भी स्ट्रांग हो जाते हैं, और वो लाभेश हैं और वो आपके चतुर्थेश हैं। कोई रुका हुआ पैसा अटक गया था, लीगल केस चल रहा था, पैसा लीगली पैसा फंसा हुआ था, यहाँ पे केस सॉल्व हो सकता है, फेवर में आ सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। चौथे घर के स्वामी तीसरे घर में वापस आए, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन छठे घर में पतित मंगल इंजरी का योग बनाता है, क्योंकि यहाँ से सीधा वो लग्न भाव को देखेंगे, 12वें घर को देखेंगे। 12वां घर अस्पताल है, लग्न आप खुद हैं। इंजरी के कारण या पुराने रोग के कारण अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, तो बहुत केयरफुल रहेगा। ये हेल्थ की बात करें तो बीपी की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी, और जीवन और शरीर में पित्त की प्रधानता बढ़ाता है, लिवर की प्रॉब्लम दे सकता है।
तो इस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। गुस्सा बहुत आना शुरू हो, सूर्य लग्न में सूर्य है और मंगल का ये पतित प्रभाव बहुत लंबे, और ये पतित भी है, वक्री भी है, अभी अभी मार्गी नहीं हुए, तो गुस्सा बहुत आएगा और गुस्से पर नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 24 जनवरी को बुध आपके लग्न भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और फिर से बुध आदित्य योग बन जाएगा। बुध क्या है? आपके भाग्येश है, तो भाग्येश का लग्न में आना अच्छा होता है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, तो यहाँ से श्रेष्ठता है, यहाँ से भाग्य का साथ है। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है, क्योंकि गुरु भी देख रहे हैं और वो भी मार्गी होने वाले होंगे। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है, बहुत अच्छा योग है। गुरु देख रहे हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, बुध नवम भाव धर्म के स्थान के स्वामी। धार्मिक जगहों की यात्रा करने का अचानक से मौका मिल सकता है। यही गुरु छठे घर के स्वामी है, तो जीवन आगे बढ़ेगा क्योंकि उपचय भाव है, लेकिन स्ट्रेस, चिंताएं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये भी बढ़ेगा। और यहाँ पे मंगल अभी भी देख रहे हैं, तो ना अभी तक मंगल के कारण गुस्सा था, लेकिन बुध आ गए, ये फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, इरिटेशन सब बढ़ाएगा और इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य बुध लग्न में बुध आदित्य योग, बुद्धिमत्ता काम करेगी, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन मंगल का प्रभाव थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। इम्पल्सिव मत रहें, बड़े डिसीजंस मत लें, हर चीज को एनालाइज करके ही आगे बढ़ें, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। राहु तीसरे घर में ही बने रहेंगे, अच्छा है उनका प्रभाव, और केतु नवम भाव में, और अब छोड़ने वाले हैं, कुछ ही टाइम रह जाएगा, तो धीरे धीरे करके जो केतु भाग्य अवरोधक का काम कभी कभी करते हैं नवम भाव में, वो चीजें भी आपकी ठीक होंगी, भाग्य भी साथ देना शुरू होगा। शुक्र का गोचर जनवरी के अंत में होगा, लेकिन क्योंकि उसका प्रभाव फरवरी से ही देखने को मिलेगा, तो हम उसी महीने में इसको ऑब्जर्व करेंगे। चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी का महीना भी विशेष है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे दो प्रमुख ग्रह मार्गी हो रहे हैं, गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, मंगल भी मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहले शुक्र से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा जनवरी के अंत में उनका गोचर हो चुका होगा, तो शुक्र आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और वो उच्च के हो जाएंगे। और यहाँ पे शुक्र बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले हैं, क्योंकि बीच में वक्री हो जाएंगे, लेकिन जो भी है उनका एक उच्च का प्रभाव, यानी कि एग्जॉल्टेड शुक्र, ये देखने को मिलेंगे और बहुत लंबे टाइम तक। और शुक्र क्या है? अभी मैंने शुरू में क्या कहा था, आपके लिए योग कारक ग्रह है। वक्री होंगे मार्च में, तब बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए फरवरी में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उच्च का ग्रह तीसरे घर में, वो भी शुक्र, लक्ष्मी, और बैठे कहाँ है? राहु के साथ। राहु कौन है? शुक्र के शिष्य। राहु शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दोनों की प्रकृति मिलती है। अब आप यूजली दोस्ती किसके साथ करते हैं? अधिकतम हम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं जिनके साथ हमारा वेवलेंथ मिलती है, सोच मिलती है, शौक मिलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कॉमनैलिटी होती है। कभी कभी नहीं भी होती, लेकिन अधिकतम उन लोगों के साथ कंफर्टेबल होता है जिनके साथ कुछ ना कुछ मैच होता है। अब राहु शुक्र एक टाइप के ग्रह हैं कई चीज़ों में, ऐसा नहीं कि पूरे सेम है, लेकिन भोग में, वासनाओं में, इच्छाओं की पूर्ति, अचानक से लाभ, धन, इन सब के लिए राहु शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, और तीसरे घर में इनकी जोड़ी बहुत अच्छी होगी। शुक्र राहु के गुरु है और केतु के भी गुरु है, लेकिन केतु के साथ शुक्र अच्छा नहीं समझे जाते, क्योंकि शुक्र केतु की प्रकृति एकदम अलग है। अब शुक्र राहु की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पहले तो जैसे मैंने कहा वो योग कारक ग्रह है, तो योग कारक ग्रह का तीसरे घर में आना और उच्च का हो जाना, यानी कि आपको बल मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको आपके अंदर पराक्रम जागेगा, आपकी इच्छाएं जागेंगी और पूरी भी होंगी। और वो आपके पंचमेश भी हैं, तो पंचमेश का अपने से लाभ स्थान में आना, यानी कि पंचमेश का अपने से 11वें में जाना, यानी कि स्टूडेंट्स को लाभ फिर से मिलेगा। राहु के साथ बैठे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको भी यहाँ पे बहुत लाभ मिलेगा। तीसरा घर एक प्रकार से काम त्रिकोण है, तो इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पे होती दिख रही है। कई इच्छाओं की पूर्ति शुक्र यहाँ पे करेंगे, और जिनकी शादी की इच्छा थी उनकी भी पूर्ति होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि शुक्र सप्तम से त्रिकोण में है और एक प्रकार से कारक है विवाह के, और वो राहु के साथ बैठे, जो हमेशा कहता हूँ कैटलिस्ट का काम करता है। और ये राहु सप्तम को देख रहे थे पहले भी, लेकिन अब वो शुक्र के प्रभाव से देखेंगे, तो यहाँ पे शुक्र का आना विवाह के योग बहुत अच्छे बना देता है। यात्राओं के योग आपके बन सकते हैं अचानक से, क्योंकि शुक्र तीसरे घर में आते हैं, तो यात्रा का मौका आपको मिलता है। व्यक्ति बहुत कुछ सीख पाता है। शुक्र का एक्चुअली क्या है ना, शुक्र की हम बात करते हैं तो हम केवल सेक्स, केवल धन, एक्सपोजर्स, फाइनेंस और लग्जरीज, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन शुक्र अपने आप में गुरु है।
वो दैत्य गुरु हैं, उनके पास वो विद्याएं हैं जो बृहस्पति के पास भी नहीं है। मृत्युंजय विद्या, तंत्र विद्या, शुक्र अलग प्रकार के ग्रह हैं। वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो केवल भोग देते हैं, वासनाएं देते हैं तो बुरे ग्रह नहीं। ये कलयुग बिना शुक्र और राहु के आप नहीं काट सकते। तो ठीक है, गुरु के पास बहुत ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, सब कुछ है, जिसका गुरु स्ट्रांग होगा वो बहुत ज्ञानी होगा, लेकिन शुक्र के पास ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो शुक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, और उनका तीसरे घर में होना यानी कि आपके जीवन को बहुत नई संभावनाएं मिल सकती है, बहुत नई कामयाबी मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तीसरा भाव शुरुआत का है, ये भाव गति का है, ये भाव यात्रा का है, तो ये फिजिकल यात्रा तो दिखाती है, जीवन की यात्रा भी दिखाता है। तो तीसरे घर में शुक्र का आना, बली होना, योग कारक होने के नाते बहुत कुछ नया करने का मौका मिलेगा। रिस्क टेकिंग, नई शुरुआत, नए मौके, कुछ नहीं कर पा रहे थे, नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, सब कुछ यहाँ पे कर पाएंगे। बहुत अच्छी जोड़ी है, और विवाह का जैसे मैंने कहा योग यहाँ पे बन ही जाता है। ध्यान बस ये दीजिएगा, 10वें घर के स्वामी है और राहु के साथ बैठ गए और शुक्र है, तो कलीग से बच के रहेगा। कोई ऐसा कलीग जो आपके बहुत निकट था या निकट है, वही आपके विरुद्ध यहाँ पे कुछ कर सकता है, तो बहुत केयरफुल रहना है। और भाई बहनों से भी थोड़े से झगड़े हो सकते हैं, थोड़े से मिसकम्युनिकेशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे हो सकते हैं। हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन एक परिवर्तन योग बन रहा है। शुक्र बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति शुक्र की राशि में, ये परिवर्तन योग बना, और ये परिवर्तन योग 5 और 3 के बीच में बना, यानी कि तीसरे भाव और 5वें घर के बीच में। यानी कि आपको बहुत स्किल्स एक्वायर करने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। आपकी जो सोच है वो कई गुना बढ़ जाएगी, और आपका जो थॉट है, थॉट प्रोसेस है और इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें भी एक समन्वय बैठेगा, यानी कि एक इम्प्लीमेंटेशन आप कर पाएंगे अपने विचारों को। तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन योग बन रहा है, बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाएगा। करियर और बिजनेस में बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में उच्च का ग्रह आ गया, यानी कि बिजनेस का भाग्य भाव, और वहां पे शुक्र का आना जो कि सप्तम से लाभ के स्वामी है, यानी कि अचानक से भाग्य चमकेगा जो लोग बिजनेस करते हैं। ओवरऑल काफी अच्छा दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा तीसरे घर में शुक्र आए हैं, तो जैसे मैंने कहा कि किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, लेकिन अच्छा कार्य, अच्छा वर्क ओरिएंटेड कार्य, अच्छा प्रोडक्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करने का मौका मिलेगा। 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो जाएंगे, अच्छा है, क्योंकि उनका सीधा एक प्रभाव आपके लग्न पर था। तो अक्टूबर से वक्री हो गए थे, तो जीवन में विलंब होते हैं, चीजें अटकती हैं। 12वें घर के स्वामी थे, खर्चे आपके बड़े होंगे। तीसरे घर के स्वामी हैं, बहुत जल्दबाजी हो गई होगी, लेकिन कार्य क्योंकि विलंबित हो रहे होंगे तो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बहुत बढ़ गई होगी अक्टूबर से। अब गुरु का मार्गी होना फ्रस्ट्रेशन कम करेगा। मार्गी गुरु नवम भाव को देखेंगे तो भाग्य का भी साथ बढ़ेगा। मार्गी गुरु आपके लाभ स्थान को देखेंगे, रुके हुए पैसे आएंगे। मार्गी गुरु लग्न को देखेंगे, जीवन में सकारात्मकता और भाग्य का साथ भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी अच्छा है, एक प्रकार से लाभ ही देगा। 11 फरवरी 12 फरवरी यहाँ पे 2 राशि परिवर्तन हो रहे हैं और एक ही भाव में दोनों जा रहे हैं, तो साथ में ही देख लेते हैं। बुध 11 को और वहीं पे सूर्य 12 को दूसरे घर में आ जाएंगे। बुध जो है वो आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, तो उनका अर्थ त्रिकोण में ही आना यानी कि पैसा आएगा, रुका पैसा आएगा। करियर में भी बढ़ोतरी, करियर में कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के योग बन जाएंगे। बुध आपके भाग्येश भी हैं, तो उनका लग्नेश शनि के साथ और धनेश शनि के साथ योग, यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा धन कमाने के लिए। सूर्य अष्टमेश है, तो ये तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाता है, क्योंकि अष्टमेश का अगर लाभेश या धनेश से कुछ योग बनता है तो यहाँ पे अचानक से धन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे धनेश में के साथ यानी कि शनि के साथ जो धन स्थान के स्वामी हैं उनके साथ योग बन रहा है, तो अचानक से धन की प्राप्ति। लेकिन शनि सूर्य साथ में है। राजदंड, तो सरकार, अब आज की डेट में राज क्या है, राजा क्या है, सरकार है, और कौन है। तो सरकार से दंड मिल सकता है, सरकार से बाधाएं, टैक्स के इशू, कोई सरकारी प्रॉब्लम, सरकारी कार्य का अटकना, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको तंग करना शुरू कर देंगी। और क्योंकि वाणी के स्थान में इतने सारे ग्रह हैं, उसमें से सूर्य भी एक है। सूर्य मैंने कहा ना शनि के लिए अच्छे ग्रह नहीं है, तो वाणी में बहुत कटुता, वाणी में बहुत क्लैरिटी की कमी, और कुटुंब में झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि परिवार में वाणी के कारण झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा। सप्तम से अष्टम में सूर्य शनि, बिजनेस में फिर से ये सरकारी बाधाएं दिखाता है, सरकारी प्रॉब्लम दिखाता है, राजदंड दिखाता है, तो थोड़ा सा
केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। बुध जो है वो आपके, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है और धन स्थान में आए हैं, कुटुंब भाव में आए हैं, घर का कोई कार्य अगर अटक रहा था लंबे अरसे से, यहाँ पे संभावना है कि वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। अच्छा, इतने सारे ग्रह क्योंकि अष्टम भाव को देखेंगे तो जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं ना, उनको यहाँ पे लाभ मिल सकता है। और क्योंकि अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ चीज़ें आपकी अटक रही थी वो भी यहाँ पे आपकी पूर्ण हो सकती है। इसके बाद 24 तारीख को मंगल मार्गी हो जाएंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए, दो बहुत बहुत प्रमुख ग्रह जो आपके लग्न को देख रहे हैं, गुरु वो मार्गी हो गए स्टार्ट में जनवरी के और फरवरी के, और मंगल भी लग्न को देख रहे हैं तो वो भी मार्गी हो गए। तो जीवन में गति आएगी और मंगल के कारण जो गुस्सा स्टार्ट हुआ था ना, वो गुस्सा धीरे धीरे करके कम होगा। और ये लग्नेश और 3 ग्रहों से भी त्रिकोण में बैठे हैं, तो रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। फ्रस्ट्रेशन, मेनली जो मैंने कहा ना, फ्रस्ट्रेशन जो आपके अंदर आ गई थी मकर वालों के अंदर, वो फरवरी के अंत तक आते आते बहुत कम हो जाएगी। दूसरे घर में इतने सारे ग्रह, अपने खाने पीने को लेकर ध्यान दीजिएगा। फूड इन्फेक्शंस, फूड के कारण प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज, हड्डियों के रोग और नेत्र विकार आपको फरवरी में बहुत तंग करेंगे। खाने पीने को लेकर तो अति संवेदनशीलता रहेगी। छठे घर में मंगल है तो खाना सूट ही नहीं करेगा, एकदम एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी बन जाएगी। अब ये सब पे, अपने बच्चों पे इतना नहीं होता, यंगस्टर्स पे इतना नहीं होता, लेकिन जिसकी एज थोड़ी बढ़ गई है, कभी आजकल तो बच्चों में भी हो रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि खाना पीना सबका खराब हो चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर। 28 फरवरी को बुध का गोचर भी होगा, लेकिन पुनः उसका प्रभाव मार्च से दिखेगा, तो मार्च में ही हम देखेंगे, क्योंकि मार्च का महीना तो बहुत अलग है। चलते हैं मार्च के महीने की तरफ। मार्च का महीना तो अति संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ घटित हो रहा है। 2 ग्रहण, शनि का गोचर, 6 ग्रहों का जमावड़ा तीसरे घर में देखते हैं। सबसे पहले बुध का प्रभाव या बुध का गोचर हो चुका होगा फरवरी के अंत में, 28 फेब को हुआ था, तो जैसा मैंने कहा मार्च में प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बुध आ जाएंगे आपके तीसरे घर में और ये नीच के हो जाएंगे बुध। अब ये है कि नीच भंग भी साथ में बन रहा है, क्योंकि नीच का ग्रह एक उच्च के ग्रह के साथ बैठा है। नीच भंग राजयोग होता है, नीच भंग योग होता है, उसके कई प्रकार होते हैं। उसमें से एक है कि अगर कोई नीच का ग्रह उच्च के ग्रह के साथ बैठता है तो नीच भंग बन जाता है। अब क्योंकि वो उपचय भाव के स्वामी है बुध और यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये अच्छा है। व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस, कुछ कर गुजरने की क्षमता बढ़ती है। वो भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं और यहाँ पर आके भाग्य स्थान को देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो आपको भाग्य का साथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस ध्यान क्या देना है कि नीच के बुध है और राहु के साथ है, तो कहीं ना कहीं तो वो नीचता आएगी ना। मैं हमेशा ये बताता आया हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि नीच के ग्रह को बुरा नहीं मानना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि नीच का ग्रह यानी कि सब कुछ खराब होगा, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आता है प्रभाव। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है कि नीच का बुध और राहु के साथ, छठे घर के स्वामी है बुध, बहुत इम्पल्सिवनेस, बहुत ट्रस्ट इश्यूज, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तीसरे घर में है और कम्युनिकेशन के कारक है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कई लोगों से स्टार्ट हो जाएंगी आना, तो ये दिक्कत आपको होगी। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फोकस की कमी होगी, और क्योंकि वो आपके नवम भाव के स्वामी हैं और नीच के हो गए, तो बॉसेस से प्रॉब्लम्स, और ये बॉसेस से प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेगी। पिताजी की सेहत पर प्रभाव पड़ेगा और ये दोनों ही चीज़ें आपको तंग करेंगी, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इम्पल्सिव ना होएं, जल्दबाजी ना दिखाएं। कभी कभी क्या है कि बुध उपचय भाव के स्वामी हैं, उपचय में बैठे हैं, तो व्यक्ति के अंदर बहुत ओवर एक्साइटमेंट आ जाता है। और क्योंकि राहु के साथ है तो राहु तो और पथ भ्रमित करते हैं। बुध बुद्धि के कारक है और राहु क्या है, भ्रमित करने वाले ग्रह। तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति ऐसे रिस्क ले लेता है जो अनिवार्य नहीं होते और फिर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब क्या है कि बुध की हमने बात करी, नीच भंग बना, लेकिन 2 तारीख को 2 मार्च को शुक्र वक्री हो जाएंगे। यहाँ से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, क्योंकि कारक है मैरिड लाइफ के, और यहाँ से सप्तम भाव से जो त्रिकोण में है, और यहाँ से जैसे मैं कहा राहु का प्रभाव है सप्तम पर, तो वो शुक्र वाले राहु हो गए, यानी कि शुक्र का प्रभाव लिए राहु हो गए, तो उनका प्रभाव सप्तम पे, यानी कि मैरिड लाइफ में दिक्कतें, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, इंटीमेसी के इशूज, ट्रस्ट इशूज बहुत होंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ट्रस्ट इशूज, ये सारे स्टार्ट हो जाएंगे होना। और अगर हम देखें तो छठे घर के स्वामी भी बुध यहाँ पे, और छठे घर का प्रभाव फिर
राहु के ऊपर आ जाएगा, तो इवन फिर वो सेपरेशन वाली बातें भी यहाँ से स्टार्ट हो सकती हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा बुरा प्रभाव रहेगा। इतने सारे ग्रह नवम को देखेंगे तो भाग्य कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, लेकिन नीच का बुध, वक्री शुक्र और राहु नवम भाव। पिताजी की सेहत पर बहुत ध्यान दें। बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। आप देखेंगे कि मार्च के शुरुआत से ही आपके बॉसेस आपको तंग करना स्टार्ट कर देंगे, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तीसरे घर में नीच का बुध, शुक्र, वक्री, ये ईएनटी की प्रॉब्लम, गले के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड की समस्या, ये सारी उत्पन्न कर सकता है। तो इस पर ध्यान दीजिए। भाई बहनों से झगड़े, दोस्तों से झगड़े, रिश्तेदारों से झगड़े, ये सब यहाँ से मार्च के स्टार्ट से ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 14 मार्च को सूर्य का गोचर होगा और 14 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लगेगा। सूर्य आ जाएंगे आपके तीसरे घर में और चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे इस दिन, क्योंकि पूर्णिमा का योग होगा। तो चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे और सूर्य ग्रहण अमावस्या पे लगता है। तो यहाँ पे आपके नवम में चंद्रमा है और ग्रहण सप्तमेश पे लग रहा है, तो पुनः मैरिड लाइफ पर प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो ग्रहण का एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है। सप्तमेश पर ग्रहण यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, और चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी करीबन 1-1.5 महीना रहता है। और फिर से इतने सारे ग्रह देखेंगे नवम को जहाँ पे सप्तमेश है और ग्रहण युक्त है, अचानक से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा सप्तमेश भी है, उन पर ग्रहण लगेगा। बिजनेस में कोई रिस्क ना ले इस टाइम पे, क्योंकि बिजनेस में लिया गया रिस्क थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। और ये पुनः नवम भाव में ग्रहण का लगना, बॉसेस से प्रॉब्लम, पिताजी की सेहत खराब, अचानक से आपका डिपार्टमेंट चेंज होना, अचानक से आपको या तो आपका डिमोशन हो सकता है, अचानक से आपका ट्रांसफ़र कर देंगे कहीं पे जहाँ आपको लगेगा कि आप रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये चीज़ें तंग करेंगी। और केतु के साथ चंद्रमा, ये कभी कभी ना भाग्य अवरोधक होता है, यानी कि भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ज़्यादा भाग्य पर डिपेंडेंट रहिएगा मत, क्योंकि ये आगे चलकर इसका अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन इस महीने एटलीस्ट भाग्य पर बहुत डिपेंडेंट मत रहिएगा। 15 तारीख को रही सही कसर बुध पूरी कर देंगे, क्योंकि वो वक्री हो जाएंगे। तो बुध वक्री जो बौद्धिक क्षमता के कारक है, ऑलरेडी राहु के साथ बैठे हैं, सूर्य भी उनके साथ आ गए और वक्री हो गए, नीच के हैं। सोचने समझने की क्षमता क्षीण सी हो जाएगी, गलत लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, गलत संगत के कारण प्रॉब्लम होगी, कलीग्स बहुत तंग करेंगे, गलत लोगों से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएंगे, बातों में क्लैरिटी नहीं रहेगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, अति उत्साहित हो जाया करेंगे, कोई बेस नहीं होगा, कोई तैयारी नहीं होगी, फिर भी कदम उठाना शुरू कर देंगे। तो जो मार्च का महीना है ना, बहुत संवेदनशीलता है। ये भाई बहन की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, भाई बहन के साथ संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मार्च का महीना कष्टकारी है। अब 29 मार्च को शनि का गोचर होगा और इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो 2 ग्रहण 2 हफ्ते में। अब शनि का जो गोचर है, ये अपने आप में बहुत विस्तृत टॉपिक है इसको। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा बहुत इसको अगर हम डिस्कस भी करें तो ये एकदम मार्च का अंत है, तो इसका प्रभाव अप्रैल से ही आएगा। तो एक अलग से विस्तृत वीडियो आएगी ही शनि पर, और जब मैं त्रिमासिक राशिफल अप्रैल का बनाऊंगा, अप्रैल मई जून, तो उसमें तो डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम केवल तीसरे भाव में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, चंद्रमा भी इस दिन यहीं पे होंगे, इसलिए सूर्य ग्रहण लगेगा क्योंकि अमावस्या होगी। तो ये अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव देगा। पहले बात करते हैं बुरी चीज़ों की। भाई बहनों के साथ संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज होंगे, प्रॉपर्टी के कई प्रकार के इश्यूज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। घर में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद, भाई बहनों के बीच में झगड़ा, दोस्तों से आपके मनमुटाव। तीसरे घर में इतने सारे 6 ग्रह, यानी कि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगी, कलीग्स के साथ बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको ये ऐसा टाइम है ना जब आप अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रख पाएंगे, संयमित ही नहीं रह पाएंगे, काफ़ी आवेग में आकर, क्रोध में आकर, तीव्रता से, इंटेंसिटी के कारण गलत निर्णय ले सकते हैं। तो बहुत ध्यान दीजिएगा। चौथे से 12वां है, घर में खर्चे बहुत बढ़ेंगे और किसी प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो सकता है। इस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदना फंस सकती है, प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। भाई बहनों की सेहत के लिए बहुत खराब होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा उनका। और यहाँ से इतने सारे ग्रहों का प्रभाव नवम पे है, तो ये पुनः पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, माता जी की सेहत, क्योंकि चौथे से 12वां है, माता जी को भी हेल्थ इश्यूज। और यहाँ पे अगर आपके घर में वृद्ध लोग हैं, माता पिता वृद्ध हैं, और या कोई और वृद्ध सदस्य है, उनकी सेहत पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सेहत अच्छी नहीं रहेगी।
अचानक से ये डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स, अचानक से ये डिमोशंस भी दिखा सकता है। और बॉसेस तो देखिए ना प्रभाव कितना है नवम पर, बॉसेस का। बॉसेस तो इतना तंग करेंगे आपको कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए परेशानी होगी। अब इसका एक अच्छा दृष्टिकोण भी हो सकता है कि तीसरे घर में इतने सारे ग्रह ना, यानी कि व्यक्ति को अपने पूरे जीवन को बदलने का मौका मिलता है। ठीक है, ये कष्टकारी टाइम रहेगा, संवेदनशील टाइम रहेगा, लेकिन तीसरा घर नया रास्ता, तीसरा घर नई सोच, नया दृष्टिकोण, हिम्मत, पराक्रम, रिस्क सब कुछ दिखाता है। तो ये जो यहाँ पे योग बनेगा ना, इसके कारण आप ऐसी चीज़ें कर पाएंगे जो आपके जीवन को आगे लेके जाएगी। भले अभी ना कर पाए, लेकिन लॉन्गर रन में ये अच्छा प्रभाव देगा और आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता जागरूक होगी। यहाँ से जीवन में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और एक, जैसा मैंने कहा ना, नया दृष्टिकोण यहाँ से आपका जागृत होगा जो लेटर ऑन स्टेज में आपको अच्छा रिजल्ट देगा। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मोनल प्रॉब्लम, फिर से कहूँगा, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, नेक के एरिया आसपास चोट लग सकती है, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। तीसरे घर में 6 ग्रह हैं, लेकिन नवम भाव पे 9 ग्रहों का प्रभाव है, ये हम कैसे भूल सकते हैं। 6 के 6 ग्रह आपके नवम भाव को देखेंगे। केतु बैठे हैं 7वें, मंगल 8वें, गुरु 9वें। तो 9 ग्रहों का प्रभाव आपके नवम भाव पर, ये भाग्य स्थान है। इनिशियली मैंने कहा ना, पिताजी की सेहत, बॉसेस से प्रॉब्लम सब रहेगा, लेकिन ये वो समय है जब पराक्रम और भाग्य दोनों ही बदलेंगे, दोनों ही आपको जागरूक करेंगे, दोनों ही आपके जीवन को जागरूक करेंगे। तो धीरे धीरे करके भाग्य आने वाले महीनों में, भले मार्च में उतना इम्पैक्ट ना दिखे क्योंकि मार्च में संवेदनशीलता ज़्यादा दिखेगी, लेकिन इंग्लिश में एक टर्म है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो हो सकता है जो यहाँ पे प्रॉब्लम आपके लिए बनी, वही आने वाले महीनों में आपके लिए नई संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगी। तो एक प्रकार से संवेदनशील होंगी चीज़ें, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैरिड लाइफ पर बहुत ध्यान देना, जैसा मैंने कहा, और बिजनेस में भी इस महीने रिस्क नहीं लेने, क्योंकि सप्तम से नवम में इतने सारे ग्रह हैं, तो बिजनेस में कोई रिस्क लिया तो भारी पड़ सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। संवेदनशीलता है, लेकिन लॉन्ग रन में यही चीज़ें अच्छा प्रभाव देंगी। अब उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक एक बारी करने हैं, किसी भी शनिवार कर सकते हैं। पहला उपाय, शनि मंदिर जाकर 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें शनिदेव को। हर दिए में कुछ जौ के दाने होने चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का 2 बार पाठ करें और एक मंत्र है शनिदेव का, ओम नीलवर्णाय नमः, इसका 108 बार जाप करें। इसी दिन शिवलिंग के सामने भी 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें और हर दिए में कुछ जौ के ही दाने डालें वहाँ पे, और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। काली माता के मंदिर में एक नारियल चढ़ा के आएँ और गौशाला में गुड़ का दान करें। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ बहुत श्रेष्ठ होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।